हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया है। साथ में हमें क्या चाहिए होता है, सेलिंग एक्सपेंसेस एट द टाइम ऑफ, जब हम अपनी एसेट्स को बेचते हैं उसमें सेलिंग एक्सपेंसेस करने होते हैं, वो माइनस करते हैं। साथ में हम क्या माइनस करते हैं कैपिटल गेन निकालने के लिए, कॉस्ट एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट्स, कॉस्ट एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट्स, ये वाला टॉपिक। ठीक है, तो मैं आज आपके साथ यही टॉपिक डिस्कस करूंगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। क्योंकि ये लंबा है इसलिए इसको 3 वीडियो में मैंने कन्वर्ट किया है कि किस कॉस्ट पर चीज़ ली गई है। ठीक है, तो वैसे तो एक बार बता दूं, जो मैंने पहले आपके साथ किया था, काफ़ी सारे टॉपिक पहले आपके साथ डिस्कस कर लिए हुए हैं ना, तो रेपिटेशन नहीं है, पर एक हेडिंग अलग बन जाता है। तो आप जब इस वीडियो को सुनोगे तो आपको लगेगा कि 99% जो पॉइंट्स हैं आपने पिछली वीडियो में सुन लिए हैं। तो एक टाइप से आपकी उस टॉपिक की भी रिवीजन हो जाएगी और आपको ये भी पता चल जाएगा कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में कौन से पॉइंट्स आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होता क्या है। Cost of acquisition. The cost of acquisition means the price which an assessee has paid to purchase. जब उसने कोई भी कैपिटल एसेट्स खरीदी है उस समय जो उसने पेमेंट की है, और या फिर उसने वो वाली जो चीज़ वो बेच रहा है ना, ट्रांसफ़र कर रहा है, हम यहाँ शब्द कौन सा यूज़ करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, उसको कंस्ट्रक्शन पर कितनी कॉस्ट लगी है, और उसने एक्वायर्ड एन एसेट्स की थी, जब उसने ये वाली एसेट्स एक्वायर की थी तो उस समय कितना खर्चा हुआ था। ठीक है, नो प्रॉब्लम अराइज इन फाइंडिंग आउट द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन केस ऑफ एसेसी परचेजिंग, कंस्ट्रक्टिंग और एक्वायरिंग द एसेट्स हिमसेल्फ। यदि उसने खुद परचेज की है या उसने खुद बनाई है, एक्वायर की है, तो उसकी कॉस्ट को कैलकुलेट करना कोई आम बात है। ठीक है, हमें पता होता है कि हमने फर्नीचर खरीदा है ना, कितने का खरीदा है। ठीक है, यदि कंस्ट्रक्ट भी किया था, फ्री बनवाया भी था फर्नीचर, तो कितना खर्चा हुआ। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो ये कैलकुलेट करना बहुत ही ईजी होता है। लेकिन कुछ केसेस हैं जहाँ पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन करना थोड़ा मुश्किल होता है। देख लेते हैं कि उन केसेस में है, देयर आर सर्टेन सर्कमस्टांसिस व्हेन द असेसी एक्वायर द असेट्स विदाउट पेइंग एनी प्राइस। कई बार हम ऐसी चीज़ हमारे पास आ जाती है, असेट्स आ जाती है, कैपिटल असेट्स आ जाती है जिसके लिए हमने पेमेंट नहीं की होती है। फिर उस केस में हमें कॉस्ट निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सच एज असेट्स रिसीव एज गिफ्ट, यदि किसी ने हमें गिफ्ट दे दिया है ना, तो उसकी कॉस्ट कैसे निकालें। असेट्स रिसीव ऑन पार्टीशन ऑफ एन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जैसे एक फैमिली का फुली पार्टीशन हो गया, हमने ये टॉपिक कर लिया ना, तब मेंबर को मिलती है, तो उसकी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करें। असेट्स रिसीव अंडर इनहेरिटेंस, मतलब कि मुझे पुश्तैनी कोई प्रॉपर्टी मिल गई है तो उसकी कैसी कॉस्ट निकाले जिस दिन मिल गई। इन दिस कंसर्न द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी द कॉस्ट पेड बाय द प्रीवियस ओनर। ये हम टॉपिक पहले भी कर चुके हैं ना, कि उस दिन नहीं हमने उसको को मानना है। मैंने आपको ये टॉपिक किया था ना, जब हमने शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म टाइम निकालना है, तो टाइम पीरियड में मैंने आपको बोला था ना, जिस दिन उसने को ट्रांसफ़र की गई है, बल्कि उससे पहले वाले प्रीवियस ओनर ने जब वो खरीदी थी तब उस समय के टाइम को भी ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस समय ऐड का नहीं कंसेप्ट है, इसमें है कि उस समय जो प्रीवियस ओनर ने जिस रेट पर खरीदी है उसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कहा जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इस स्लाइड से आप समझ गए होंगे कि मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या हुआ है। क्योंकि हमें कॉस्ट चाहिए ना, तभी हम माइनस करके निकालेंगे ना कि हमें प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, कैपिटल गेन हुआ है कि कैपिटल लॉस हुआ है। ठीक है, तो इसके काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, 30 के करीब होंगे, तो मैं इस वीडियो में 10 के करीब आपके साथ डिस्कस करूँगी। ठीक है, तो सबसे पहले है ये सभी पॉइंट्स जो आपने पहले भी पढ़े हुए हैं, रेपिटेशन ही है। इन केस ऑफ असेट्स एक्वायर्ड विदाउट पेइंग एनी प्राइस, ऐसी असेट्स जो हमने ली है, परचेज की है, समझो ले ली है, एक्वायर की है, लेकिन उसके लिए हमने पैसे की पेमेंट नहीं की है। कौन से सेक्शन के अंडर, सेक्शन 49(1) के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यदि हमने पेमेंट नहीं की है तो उसकी कॉस्ट क्या मानेंगे। जो प्रीवियस ओनर ने, जैसे कि मैंने कोई गिफ्ट ले लिया है ना, मैंने लिया ना, जिसने लिया था, जिसने मुझे गिफ्ट किया है, उसने प्रीवियस ओनर कौन होगा, जिसने मुझे गिफ्ट किया है, उसने जिस कॉस्ट पर ली होगी ना, वो वाली कॉस्ट मानी जाएगी। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। तो ऐसे बड़े सारे केस है। मेरा टॉपिक क्या है, इन केस ऑफ असेट्स एक्वायर्ड विदाउट पेइंग एनी प्राइस। यदि मैंने कोई भी चीज़ ऐसी ली है, कोई भी चीज़ जिसकी मैंने प्राइस पेमेंट नहीं की है, तो उसकी कॉस्ट क्या होगी। जो ऐसा नहीं है जो मैं उस समय थी, जो मार्केट वैल्यू जो मुझे मिली थी, बल्कि जिसने मुझे गिफ्ट किया है या किसने किसी भी तरीके से मेरे पास आई है, जिसने मुझे दी है, उसने किस कॉस्ट पर खरीदी है, उसको कहेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, कौन सा सेक्शन कहता है, सेक्शन 49(1). जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे केसेस हैं। ठीक है, असेट्स अंडर गिफ्ट और विल, है ना, असेट्स रिसीव अंडर सक्सेशन इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी में मिलती है। एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म,
ठीक है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स ऑन लिक्विडेशन ऑफ ए कंपनी, लिक्विडेशन के टाइम जो असेट्स मिलती हैं, ठीक है। ए ट्रांसफर टू ए रिकवरेबल ट्रस्ट, एनी सच ट्रांसफर फ्रॉम ए पेरेंट कंपनी टू द होली ओन्ड सब्सिडरी इंडियन कंपनी। ये सारे पॉइंट्स हमने डिटेल में किए हुए हैं, ठीक है। तो मैं इसको नहीं करूँगी क्योंकि आप इसको बुक में देख लेना, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है शेयर इन एमलगामेटेड कंपनी, सेक्शन 49(2), शेयर इन एमलगामेटेड कंपनी। आप सभी को पता है, ये टॉपिक हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है कि जब एमलगामेटिंग कंपनी, और दूसरी कौन सी थी, एमलगामेटेड कंपनी। एमलगामेटिंग कंपनी के जिसमें जो शेयर होल्डर थे, है ना, उन्होंने, अब एमलगामेटेड कंपनी क्या होगी, एमलगामेटिंग कंपनी क्या होगी, अब एमलगामेटिंग कंपनी तो ए थी और वो किस में चली गई, अब सी में चली गई। सी क्या है, एमलगामेटेड कंपनी है। तो अब शेयर होल्डर जो थे, जो किसके, एमलगामेटिंग कंपनी के थे, उनको एमलगामेटिंग कंपनी के शेयर की बजाय किसके शेयर मिल गए हैं, एमलगामेटेड कंपनी के शेयर मिल गए हैं, ठीक है। तो उनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, ना कि उनकी वो होगी जो उन्होंने एमलगामेटेड की कंपनी के शेयर उसको मिले हैं, बल्कि कौन सी कॉस्ट होगी, जो उन्होंने एमलगामेटिंग मतलब एक कंपनी के शेयर खरीदते समय पेमेंट की होगी, वो होगी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सेक्शन 49(2). आप सोच रहे होंगे रिवीजन ही है। इन द केस ऑफ amalgamation of a company into a Indian company, the cost of acquisition of share amalgamated company shall be taken to be the cost of acquisition to him of the share of amalgamating company, ठीक है। तो ये टॉपिक हमने पहले भी डिस्कस किया हो, तो आपको रिवीजन नहीं लग रही होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा द कॉस्ट ऑफ शेयर रिसीव्ड ऑन कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर। जैसे कि मैंने आपको पहले भी टॉपिक किया था, जब डिवेंचर होल्डर को कई बार ऑप्शन दी जाती है ना, आप फ्यूचर में अपने डिवेंचर को कन्वर्ट कर सकते हैं शेयर में, यदि 1.5 साल से 3 साल के बीच में। जब आपने ऑप्शन कर दी तो वो आपकी कॉस्ट कौन सी होगी, वो आपने डिवेंचर को शेयर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, बीच में, लेकिन आपकी कॉस्ट वो होगी जो आपने स्टार्टिंग के टाइम में डिवेंचर की पेमेंट की हुई है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में आपके पास क्या है, शेयर है, ठीक है। तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, जो आपने डिवेंचर के लिए पेमेंट की होगी वो मानी जाएगी, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ शेयर रिसीव्ड ऑन कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर, सेक्शन 49 सबसेक्शन 2A, ठीक है। तो आपके डबल रिवीजन हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ स्पेसिफिक सिक्योरिटी और स्पेटिक्यूटी शेयर। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जैसे कि आप सभी को पता है, स्पेसिफिक सिक्योरिटी दी जाती है, स्पेटिक्यूटी शेयर दिए जाते हैं, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को दिए जाते हैं, एम्प्लॉय को दिए जाते हैं। ये मार्केट रेट से क्या होते हैं, कम होते हैं, ठीक है, लेकिन उनको कई बार पैसे से कई फ्री में दिए जाते हैं, तो उनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, ठीक है, इनकी होगी फेयर मार्केट वैल्यू होगी। हमने पहले भी डिस्कस किया था, ठीक है, तो आपको हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारा 5th पॉइंट, कॉस्ट ऑफ शेयर ऑफ रिजल्टिंग कंपनी। रिजल्टिंग कंपनी क्या होती है, आप सभी को पता है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर ऑफ रिजल्टिंग कंपनी एज ए रिजल्ट ऑफ मर्जर शैल बी, ठीक है, ये आपको बता दिया था मैंने पहले ही, ठीक है। तो कौन से सेक्शन के अंडर है, सेक्शन 49(2)(c), ठीक है। आपको पता है कि डीमर्ज कंपनी के शेयर, जो कंपनी डीमर्ज होती है उसको रिजल्टिंग कंपनी के शेयर मिल जाते हैं, तो वो कौन सी कॉस्ट होगी, जो उसने डीमर्ज कंपनी के शेयर जिस कॉस्ट में लिए होंगे उसके बेस पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की वैल्यू निकाली जाएगी, ठीक है। तो 6th पॉइंट है कॉस्ट ऑफ ओरिजिनल शेयर ऑफ डीमर्ज कंपनी। द कॉस्ट ऑफ ओरिजिनल शेयर ऑफ हेल्ड बाय सेसी इन डीमर्ज कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी हैव बीन रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट सो अराइव्ड अंडर सेक्शन 49(2)(c), ठीक है, जो पिछला है, ठीक है। तो आप क्लियर होगा ना आपको, ठीक है। नेक्स्ट है 7th पॉइंट, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट्स इनटू ट्रेडिंग एसेट्स और स्टॉक इन ट्रेड। तो ये इसमें कौन सी वैल्यू ली जाती है, कॉस्ट ऑफ शेयर टू बी बिजनेस बाय मार्केट वैल्यू द डेट ऑफ कन्वर्जन। तो कौन सी डेट ली जाएगी, इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, मार्केट वैल्यू, जिस दिन हमने असेट्स को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया था उस दिन उसकी मार्केट वैल्यू क्या थी, उसको हम क्या कहेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। मैंने आपको एक लाइन में बता दिया, ठीक है, ठीक है। 8th पॉइंट है सक्सेशन ऑफ ए प्राइवेट कंपनी और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी आपको याद आ गया, पहले भी किया था, बाय लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है। इन द केस ऑफ प्राइवेट कंपनी और अनलिमिटेड पब्लिक कंपनी इज कन्वर्टेड इनटू लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है, ठीक है, कन्वर्ट हो जाती है। तो इसका क्या होगा, प्राइवेट कंपनी और या फिर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के जो शेयर होल्डर होंगे वो अब उनका शेयर कहाँ हो जाएगा, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सच लिमिटेड लाइबिलिटी शैल बी द कॉस्ट ऑफ विच द प्रीसीडर कंपनी एक्वायर्ड द सेम, ठीक है। तो आपको पता चल गया, जब उस कंपनी के शेयर लिए थे प्राइवेट कंपनी या अनलिमिटेड पब्लिक कंपनी, उस टाइम की कॉस्ट को माना जाएगा, ठीक है। वो सेम ही कंसेप्ट चला हुआ है। कॉस्ट इन केस ऑफ डीम्ड कैपिटल गेन, डीम्ड कैपिटल गेन आपको पता है कि डीम्ड क्या होता है, व्हेन द कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल साइज इज डीम्ड टू बी इनकम,
chargeable under the head capital gain as a result of operation or provision of section 47A, the cost of acquisition of such assets to the transferring company shall be the cost of which such assets was acquired by it। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जो एक्वायर्ड की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लास्ट है इस वीडियो का, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ इक्विटी शेयर रिक्वायर्ड ऑन द अकाउंट ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ये इसमें आपको वही टॉपिक, जब आपको ने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ये ऑप्शन दी थी कि आप फ्यूचर में अपने प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो अब आप प्रेजेंट टाइम में आपके पास कौन से शेयर है, इक्विटी शेयर है, लेकिन वो जिस समय कन्वर्ट किया था वो कॉस्ट नहीं होगी, जिस समय आपने प्रेफरेंस शेयर लिए थे उस समय जो पेमेंट की थी वो होगी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, तो ये वही टॉपिक है जो हमने बहुत बड़ी डिस्कस कर लिए हैं। थैंक यू वेरी मच। आपने ये थी हमने कि कोई भी ये वाले शेयर जो भी टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं, इसको बेचते समय, इसको ट्रांसफ़र करते समय उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, ये हमने डिस्कस किया है। थैंक यू।